स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो अभी हम आज एटम्स के कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उसके आगे आज हम अफबाउ प्रिंसिपल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम कल वाला रिवीजन कर ले। तो कल हमने पढ़ा था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। वहाँ पे हमने देखा था कि किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार से स्टेबल होता है। अर्थात हमने कल बात किया था कक्षा के बारे में कि नाभिक के चारों ओर जिस विद्युतीय पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसको हमने कक्षा कहा था। इसके बाद फिर हमने कक्षा में ही क्या होता है, उपकक्षा होता है। उपकक्षा में क्या होता है, कक्षक होता है और उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स को हम आज कैसे सजाएंगे उसी को कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जहाँ पे मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं अफबाउ सिद्धांत। अर्थात हम दीवार जोड़ते हैं तो एक एक ईंट को जोड़ के करते हैं ना, अर्थात सजा के करते हैं। तो उसी प्रकार से अफबाउ प्रिंसिपल में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे सजाएंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिलहाल हमने एटम्स के बारे में आपको बात किया था। क्या बात किया था कि एटम से संबंधित कई सारे थियोरी दिए गए थे, जैसे कि डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत। फिर हमने बात किया था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। उसके बाद जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, यानी कि उन्होंने जे थॉमसन ने वाटर मैनर को लेकर के अपनी ये मान्यता दी थी एटम से संबंधित, जो कि बहुत प्रचलित नहीं हुआ, उसको असफल घोषित किया गया। अर्थात उन्होंने एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं किया था। फिर आता है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, जो कि मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी पे आधारित होता है और वही जो है फिट बैठता है कक्षा के बारे में, कक्षक के बारे में, उपकक्षा के बारे में और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो मैक्स प्लांक का क्वांटम थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी है वो क्या कहता था, तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होगा, ऊर्जा का जो उत्पादन होगा, ऊर्जा का जो अवशोषण होगा, वह निरंतर रूप से न होकर के पैकेट्स के रूप में होगा, बंडल्स के रूप में होगा। इसी आधार को इन्होंने क्या किया, ये नील्स बोर जी ने एटम पे लागू किया और उसकी कंसेप्ट जो है सही होगी। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स का बात किया और इलेक्ट्रॉन्स के बात करते करते उन्होंने कक्षा, उपकक्षा, कक्षक इन सबों का बात किया और उन्होंने एटम के स्टेबिलिटी को लेकर के भी बात कही, इलेक्ट्रॉन्स के स्टेबिलिटी को लेकर के बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में मूल रूप से चक्कर लगाता है तो एनर्जी में कोई वृद्धि नहीं होगा, लेकिन अगर वह अपने निम्न कक्षा से उच्च कक्षा की ओर जाएगा तो बाहरी स्रोतों से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन कर लेगा। वहीं पे इसके वाइस वर्सा विपरीत क्या होता है कि बाहरी स्रोत यानी कि उच्च सोर्स, मतलब उच्च एनर्जी लेवल से निम्न एनर्जी लेवल की ओर इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण होगा तो क्या करेगा, खुद को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, एनर्जी को लूज कर देगा। तो ये सब बात हमने कल कर लिया था। आज हमको पढ़ना है अफबाऊ सिद्धांत। अब देखिए अफबाऊ का मतलब होता है एक, यह जर्मन शब्द है। अफबाऊ क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका मीनिंग होता है एक एक कर जोड़ना, अर्थात निर्माण करना। अर्थात किसी भी चीज का जब हम निर्माण करते हैं तो हम उसमें एक एक चीज जोड़ते हैं तभी निर्माण होता है। तो अफबाऊ सिद्धांत यह एक जर्मन शब्द है, इसका मतलब होता है एक एक कर जोड़ना अर्थात निर्माण करना। यह अफबाऊ सिद्धांत कहता क्या है, यह प्रिंसिपल है क्या, तो यह प्रिंसिपल यह है कि पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वह पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक में जाके भरेंगे, उपकोषों में जाके भरेंगे। हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है पहले निम्न ऊर्जा वाले स्तर वाले उपकोषों में भरेंगे, उसके बाद जो है उच्च ऊर्जा स्तर वाले कोषों में, उपकोषों में भरेंगे। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले सब सेल या उपकोष या ऑर्बिटल्स में भरेंगे, उसके पश्चात अधिक ऊर्जा स्तर वाले सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल्स में भरेंगे। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, यहाँ पे हमने लिया है 1s2, तो 1 क्या है, यह 1 कक्षा है और s क्या है, तो यह सब कक्षा है, उपकक्षा है। 1 क्या है, तो एक कक्षा हुआ जिसकी सब कक्षा क्या है, s है। और यहाँ पे 2 जो है, यहाँ पे s उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को दर्शाता है। विशेष जानकारी के लिए यहाँ पे हमने इन डिटेल बात किया है कि जैसे n बराबर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे केवल एक कक्षा की बात होगा 1s,
यहाँ पे कक्षा 1 होगा और उसकी उपकक्षा जो होगी S होगी। अगर हम 2 लेते हैं n का मान, तो यहाँ पे दूसरी कक्षा के S उपकक्षा और दूसरी कक्षा के P उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। जैसे कि हम पीछे आपको रिकॉल करवा दूं, तो यहाँ पे हमने बात किया था, ये देखिए S में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2। P में कितने हो सकते हैं, तो 6। D में कितने हो सकते हैं, तो 10। और F में कितने हो सकते हैं, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 14 हो सकते हैं। यानी कि कक्षा K का बात करें तो कक्षा में यानी कि इसके उपकक्षा S होता है और K में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसके अलावा कक्षा L का बात करें जो कि सेकंड कक्षा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 होती है और इसमें S और P होता है। M कक्षा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 18 होता है और इसके उपकक्षा S और P होते हैं। N कक्षा की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 हो सकते हैं और इसके उपकक्षा S, P, D और F होते हैं। यानी कि 2, 6, 10 और 14। तो यही है उपकक्षा S, P, D और F। और हम यहाँ पे देखें तो S उपकक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा और F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगी। अब देखिए S से P में 4 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, P से D में 4 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है और D से F में 4 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। ये बात हमने कल किया था, इसी का कंटिन्यूएशन हम आगे चलते हैं। तो हमने लिखा कि जब n बराबर 1 हो, यानी कक्षा 1 में S होता है उपकक्षा इसका, 2 में S और P उपकक्षा होता है, 3 में S, P और D उपकक्षा होता है और 4 में S, P, D और F होता है। तो ये क्या है, n बराबर 1 यानी कि यह एक कक्षा हुआ और इसकी उपकक्षा S हुई। 2 क्या हुआ, कक्षा हुआ और इसकी उपकक्षा S हुई। 2 कक्षा हुआ और इसकी उपकक्षा P हुई। 3 कक्षा हुआ और इसकी उपकक्षा 1s हुआ। फिर 3 कक्षा हुआ, इसकी उपकक्षा P हुआ और 3 कक्षा हुआ, इसकी उपकक्षा D हुई। फिर 4 कक्षा हुआ, इसकी उपकक्षा S हुई और 4 कक्षा का उपकक्षा P हुआ। 4 कक्षा का उपकक्षा D हुआ और 4 उपकक्षा का उपकक्षा F हुआ। अर्थात S जब पहली कक्षा में उसकी एक उपकक्षा S, दूसरी में S और P, तीसरा में S, P, D और चौथा में S, P, D और F। अर्थात यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा स्तर वाले सब सेल में भरेगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा स्तर वाले सब सेल या सब ऑर्बिट में भरेगा या ऑर्बिटल्स में भरेगा। इसी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहा जाता है। मेरी बात शायद आप तक पहुंच गई होगी। अब देखिए यहाँ पे एनर्जी लेवल का बात किया गया है, तो एनर्जी लेवल जो होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए जो अधिक ऊर्जा स्तर वाला कक्षा होगा उसमें एनर्जी लेवल अधिक और निम्न स्तर वाले कक्षा में एनर्जी लेवल कम होगा। हमने क्या कहा कि जो अधिक ऊर्जा वाले स्तर है वह बाद में भरे जाएंगे और निम्न स्तर वाले कक्षा पहले भरे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब तो यही बात हम समझा रहे हैं कि देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, इसको हम एक बार देखते हैं। अगर हम n बराबर 4 तक समझ गए, अगर हम n बराबर 5 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5s, 5p, 5d और 5f। हम n बराबर 6 लेते हैं तो 6s, 6p, 6d और 6f। अगर n का मान 7 लेते हैं तो 7s, 7p, 7d और 7f। n बराबर हम 8 लेते हैं, यानी 8वां कक्षा बात करें तो 8s, 8p, 8d और 8f होगा। अब इसको भरिए, पहले इलेक्ट्रॉन 2s में भरेगा, फिर पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेगा, उसके बाद 2s में आएगा, 2s के बाद 2p में जाएगा, अब 2p के बाद 3s में आएगा, 3s के बाद 3p में जाएगा और 3p के बाद सीधा यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। अब 3d के बाद सीधा हम देखते हैं कि ये 4p में आएगा, 4p के बाद कहाँ आएगा, 5s में आएगा और 5s के बाद सीधा चला जाएगा 4d में, 4d के बाद कहाँ आएगा, 4p में और 4p के बाद सीधा आ जाएगा, 4p के बाद सीधा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन 4p,
4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p और 5p के बाद 6x, 5p के बाद 6s, 6s के बाद सीधा इलेक्ट्रॉन 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p और 6p के बाद 7s और 7s के बाद सीधा इलेक्ट्रॉन 5f, 5f के बाद 6d, 6d के बाद 7p और 7p के बाद हम देखते हैं ये 8s। तो ये क्रम चलता रहता है, अर्थात ये जिलेबिया मोड़ जैसे चलता है। याद रखिएगा 1s 2s 2p, ठीक, यहां तो कॉमन है। अब देखिए फिर ऐसे, अरे यार 1s 2s 2p, अब ये यहाँ ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। तो यह एक ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। विशेष एग्जाम्पल का अगर हम एक बात करें, यहाँ पे देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है कि सोडियम यानी 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अब समझिएगा यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम सोडियम का निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये एटॉमिक नंबर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 हो गया, यानी कि एटॉमिक संख्या, परमाणु संख्या कितना हो गया, 11 हो गया, और द्रव्यमान संख्या कितना है, 23 है। तो हम इसको नहीं लेंगे, हम लेंगे इसमें केवल 11 को, जो इसका एटॉमिक नंबर होता है हम उसको लेते हैं। अब समझिए यहाँ पे, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो, तो 2 पहला कक्षा में यानी कि 1s, ठीक, और दूसरा कक्षा में 8 गो हो गया, और तीसरा कक्षा में हम कितना लिखेंगे, तो 8 2 10, तीसरा कक्षा में 1 लिखेंगे। तो तीसरा कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह कितना सकता है, तो 2 8 18। तीसरा कक्षा में अर्थात थर्ड कक्षा में मैक्सिमम कितना रह सकता है, 18। पहला कक्षा में कितना रह सकता है, पहला में रह सकता है 2, दूसरा में कितना रह सकता है 8, तीसरा में 18 और चौथा में, फोर्थ में कितना रह सकता है 32। तो यही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहने की संभावना होती है। तो हमको जाना कितना है बाबू, हमको जाना है मात्र 11 तक। तो हमने 2 ले लिया, 2 के बाद मैक्सिमम रह सकता है 8, तो हम इसको 8 लिखेंगे, और उसके बाद फिर हम कितना लिखेंगे, तो हम लिखेंगे लास्ट में 1 है, 11 है, तो 8 2 10 1 11। अब इसको सजाइए, इसको हम कैसे सजाएंगे, पहला कक्षा में 2 गो, तो इसको हम 8 को तो ऐसे 1s2 करके तोड़ देंगे। इसमें कितना होता है, s और p होता है। तो अब लिखिए इसको 1s2 यानी पहला में 2 गो, अब दूसरा में 2 गो उपकक्षा, तो दूसरा 2 उपकक्षा एगो हो जाएगा s और एगो हो जाएगा p। तो यानी कि 2s इसमें 2 गो रहेगा और बाकी 6 गो रहेगा। और देखिए हमने क्या कहा, 1s ले लिए, फिर 2s ले लिए और p ले लिए। अब लास्ट में क्या आएगा, ये 3s ही तो आएगा, लास्ट में 1 बचता है, 1 भर देंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पे समझाया है कि पहला 1s 2s 2p और 3s, तो वही तो हम किए हैं कि 1s 2s, यहाँ पे दूसरा कक्षा 2p और 3s। ये बात समझ में आया, एक बार समझ गए हैं तो यह जो मेरा है कंसेप्ट, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कंप्लीट होता है। एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा, यह अफबाऊ प्रिंसिपल जो है, यानी कि अफबाऊ का सिद्धांत जो है, इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे क्रोमियम का, जैसे कॉपर का, जैसे गोल्ड का और जैसे चांदी का, इसके कुछ अपवाद हैं। जैसे क्या होता है, एनर्जी लेवल 3d और एनर्जी लेवल ये 4s का, यानी कि उपकक्षा 3d का और उपकक्षा 4s का, यह जो होता है एनर्जी करीब करीब बराबर होता है, और क्या करता है, अधिक स्थिर विन्यास प्राप्त करने के लिए अलग तरह से इसको हम भरेंगे, अर्थात दोनों का जो एनर्जी होता है वह बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको हम कैसे भरेंगे, तो यह एक सेक्शन में आ जाएगा, पहले 3d5
और उसके बाद 4s1 में यह कक्षा में जाके इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। वो सब आप लोगों के जनरल कंपटीशन में नहीं पूछेगा, केवल यह पूछेगा कि इसके अपवाद कौन है। तो इसके अपवाद है क्रोमियम, इसके अपवाद है कॉपर, इसके अपवाद है औरम मतलब सोना, और इसके अपवाद है चांदी। ये हमारे जनरल कंपटीशन का सिलेबस है। तो क्रोमियम, कॉपर, सोना और चांदी भर भर के एग्जाम में पूछेगा, भर भर के पूछेगा कि अफबाउ प्रिंसिपल का ये सब अपवाद कौन कौन है। तो इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में याद रखिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। तो हमारा जो एटम वाला एक थियरी चल रहा था वह यहाँ पे हमने देखा। आज हमने मुख्य रूप से अफबाउ सिद्धांत को पढ़ा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किएंगे। फिर हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इन डिटेल जानेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में, और नेक्स्ट कंसेप्ट कल पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट। थैंक यू।